नमस्कार मित्रों। आज हम सैंधो सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सैंधो कला पर चर्चा करने चल रहे हैं और जानेंगे आप कि सैंधो सभ्यता के संदर्भ में सैंधो कला बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित क्वेश्चन जनरली पूछ ही लिए जाते हैं और उनमें जो मेन क्वेश्चन हैं उन पर हम इशारा करते चलेंगे। वैसे तो हम जनरली सभी क्वेश्चनों को बताएंगे, लेकिन जो मेन क्वेश्चन हैं उन पर इशारा करते चलेंगे और उसे आप लोग अपनी याददाश्त में बनाए रखिए। तो आइए देखते हैं सैंधो कला। तो हम लोग देखने चल रहे हैं सैंधो कला। आप देखेंगे जो सैंधोवासी थे उनका दृष्टिकोण उपयोगितावादी था। यही कारण रहा कि उनके बड़े निर्माण कार्यों में कलात्मकता के दर्शन बिल्कुल नहीं होते। उनके भवन आदि बिल्कुल सादे हैं। इसका केवल एक ही अपवाद है, कालीबंगा। कालीबंगा, जहां पर एक भवन की फर्श को अलंकृत करने का प्रयास किया गया है। और केवल कालीबंगा के इसी अपवाद को छोड़ दे तो सैंधोवासियों के भवन आदि बिल्कुल सादे बने हैं। सैंधो कला के दर्शन अपेक्षाकृत छोटे निर्माण कार्यों जैसे मनकों, मुहरों, मूर्तियों, आभूषणों, मृद भांडों आदि में होते हैं। और देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं मनका निर्माण कला। मनका निर्माण कला। मनका मीन्स माला के दाने, गुड़िया बनाने की कला इस सभ्यता में खूब विकसित थी। और आप देखेंगे चान्हु दड़ो और लोथल, इन दो सैंधो स्थलों से मनका निर्माण कार्यशालाएं भी प्राप्त हुई हैं। चान्हु और लोथल से मनका निर्माण कार्यशालाएं भी मिली हैं। और इनमें भी वरीयता देना हो कि मनका निर्माण कार्यशाला सैंधो सभ्यता में कहाँ से मिली है, तो वरीयता चान्हु को देंगे। आगे जानेंगे कि ये मन के धातु के, मिट्टी के, विविध कीमती अर्धकीमती पत्थरों के सभी के बने विविध आकारों के पाए गए हैं। और आपको ध्यान देना है कि सबसे अधिक सैंधो मन के गोमेद पत्थर, इंग्लिश होगी अगेट, AGATE, अगेट के पाए गए हैं। और आकार की दृष्टि से सबसे अधिक सैंधो मन के ढोलाकार, ढोल के आकार के पाए गए।
आगे जानेंगे सैंधव सभ्यता जो है, इस सभ्यता में सैंधव सभ्यता जो है, इस सभ्यता में बहुत सारे मनके मिले हैं। और यहाँ केवल एक पॉइंट जानना है कि सभी सैंधव मनकों में सबसे कलात्मक मनका मोहन जोदड़ो से प्राप्त, मोहन जोदड़ो से प्राप्त वो मनका है, मोहन जोदड़ो से प्राप्त वो मनका है जिस पर 3 बंदर बने हैं और पीछे के बंदर आगे के बंदर की कमर में हाथ डाले हुए हैं। और मन का निर्माण कला के बारे में बस इतना ही पर्याप्त है। अब यहां तक हम देख लेते हैं, आगे हम देखेंगे मोहन निर्माण कला, लेकिन इसके पहले यहां तक हम देख लेते हैं कि इस सभ्यता में, सैंधव सभ्यता में जो है, मोहन निर्माण कला के पहले हम देख लेते हैं कि यहां तक कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको बनेगा, सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता में भवनों को अलंकृत करने का साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता में भवनों को अलंकृत करने का साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? आंसर होगा काली बंगा। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता में मनके किसके बने पाए गए हैं? सैंधव सभ्यता में मनके किसके बने हुए हैं? आंसर हम विकल्प बना दे रहे हैं, तो आप देखेंगे, एक विकल्प कर दीजिए धातु के, दूसरा मिट्टी के, तीसरा पत्थर के, चौथा सभी। तो सही विकल्प होगा सभी, सही विकल्प सभी। अगला एक प्रश्न आपका बना देंगे, सैंधव सभ्यता में सैंधव सभ्यता में मन का निर्माण कार्यशालाएं
पाई गई हैं। विकल्प बना देंगे। नंबर 1 चांद दड़ों से। नंबर 2 लोथल से। नंबर 3 मोहन जोदड़ों से। नंबर 4 1 और 2 से। तो कहां से मिले? चानुदड़ो लोथल से मिले, मतलब सही विकल्प है 1 और 2 से। और अगला प्रश्न यहीं पर हम बना देते हैं। सैंधो सभ्यता में सैंधो सभ्यता में मन का निर्माण कार्यशाला पाई गई है। विकल्प बना दिए। नंबर 1 चान्हू दड़ो। नंबर 2 लोथल। नंबर 3 मोहन जोदड़ो। नंबर 4 काली बंगा। तो इस प्रश्न में एक ही विकल्प चुनना है। चानुदड़ों से भी मिला है, लोथल से भी मिला है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा वरीयता देंगे चान्हू दड़ों को, चान्हू दड़ों के। एक प्रश्न और हम यहां पर बना लेते हैं कि सैंधो सभ्यता में सर्वाधिक मनके किसके पाए गए हैं? सैंधो सभ्यता में तो अगला प्रश्न जो बना रहे हैं वो है सैंधो सभ्यता में सर्वाधिक मनके किसके बने पाए गए हैं? नंबर 1 सेल खड़ी। नंबर 2 कांसा। नंबर 3 गोमेद। नंबर 4 मिट्टी।
तो सबसे अधिक मनके किसके पाए गए हैं? गोमेद पत्थर के, मतलब अगेट के। अगला प्रश्न आपका बना दिया जाएगा, सैंधो सभ्यता, सैंधो सभ्यता में पाया गया सबसे कलात्मक मनका किस स्थल से प्राप्त हुआ है? विकल्प हड़प्पा, लोथल, मोहन जोदड़ो, चान्हो दड़ो। तो कहां से मिला है? सुधार करिए। मोहन जोदड़ो से सबसे कलात्मक मनका कहां से मिला है? मोहन जोदड़ो से। अगला प्रश्न बना देंगे, एक मनके पर 3 बंदरों का अंकन, एक मनके पर 3 बंदरों का अंकन किस सैंधो स्थल से मिला है? हड़प्पा, कालीबंगा, चान्होदड़ो, मोहन जोदड़ो। तो यह मिला है मोहन जोदड़ो से। और मोहन जोदड़ो का वही मनका जिस पर 3 बंदर बने हैं और पीछे के बंदर आगे के बंदर की कमर में हाथ डाले हुए हैं, समस्त सैंधो सभ्यता में प्राप्त सबसे कलात्मक मनका है। और मनका निर्माण कला के बारे में जो भी संभव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सब पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। और अब हम लोग देखने चल रहे हैं मुहर निर्माण कला। मुहर निर्माण कला। तो आप देखेंगे सैंधो सभ्यता में मुहर, मुहर मीन्स सील, SEAL, सील निर्माण कला खूब विकसित थी। इस सभ्यता में जो है मुहर निर्माण कला खूब विकसित थी। और सैंधो मुहरों पर उच्च कला के दर्शन होते हैं। मोहरे मिट्टी, पत्थर,
पेस्ट, पोटीन धातु, मिट्टी, पत्थर, पेस्ट, पोटीन धातु सभी की बनी पाई गई हैं। और मोहरों में सबसे अधिक मोहरें जो हैं वो सेल खड़ी एक तरह का पत्थर होता है, इंग्लिश होती है स्टेटाइट, STATIT, स्टेटाइट की पाई गई है। और स्टेटाइट के बाद जो है सबसे अधिक दूसरे नंबर पे मोहरें मिट्टी अर्थात टेराकोटा मतलब मिट्टी की पाई गई है। तो सबसे अधिक सेंधो मोहरें किसकी मिली हैं? सेलखड़ी अर्थात स्टेटाइट की। और अगर सेलखड़ी या स्टेटाइट विकल्प में ना हो तो दूसरे स्थान पर है मिट्टी की। धातु की केवल 2 ही मोहरें इस सभ्यता में पाई गई हैं। दोनों तांबे की हैं, दोनों गुजरात से मिली हैं। एक गुजरात के लोथल से और दूसरी गुजरात में ही देसलपुर से। आगे देखेंगे मोहरें विविध आकारों की, आयताकार, वर्गाकार, गोल, तिकोनी, बेलनाकार, डिस्क के आकार, विविध आकारों की पाई गई है। और सेंधो मोहरें सबसे अधिक वर्गाकार पाई गई है। दूसरे स्थान पर आयताकार मोहरें हैं। तो सबसे अधिक वर्गाकार फिर आयताकार पाई गई हैं, अर्थात सबसे अधिक सेंधो मोहरें चौकोर आकार की पाई गई हैं। अब आपसे पूछा जाए सेंधो मोहरें सबसे अधिक किस आकार की हैं, तो विकल्प में चौकोर हो तो वरीयता देंगे, कारण इसमें वर्गाकार आयताकार दोनों आ जा रही हैं। लेकिन चौकोर ना हो तो वर्गाकार को वरीयता देंगे। तो सबसे अधिक वर्गाकार फिर आयताकार अर्थात चौकोर मोहरें पाई गई है। आगे देखेंगे सेंधो मोहरों में मिट्टी की जो बेलनाकार सिलेंड्रिकल मोहरें मिली हैं, और इस तरह की 6 मोहरें मिली हैं मिट्टी की। बेलनाकार मोहरें मतलब सिलेंड्रिकल मोहरें जो है ये 5 मोहनजोदड़ो से और एक काली बंगा से मिली है। और सिलेंड्रिकल माने बेलनाकार मिट्टी की मोहरें मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता की विशेषता है। और माना जा रहा है कि ये मोहरें जो हैं वही सुमेरियन सभ्यता से आयातित मोहरें हैं। जो गोल मोहरें पाई गई हैं, इस तरह की मोहरें फारस की खाड़ी में पाई जाती है। फारस की खाड़ी में पाई जाती हैं और जानेंगे फारस की खाड़ी में पाई जाती है। लोथल से
एक सलखड़ी की गोल मुहर मिली है। मैंने बताया है कि एक सलखड़ी गोल मुहर मिली है जिस पर एक 2 मुहे राक्षस का अंकन है और जिसके आगे 2 हिरणों को उछलते दिखाया गया है। तो ये गोल मुहरें फारस की खाड़ी से आयातित मानी जा रही है, फारस की खाड़ी से आयातित मानी जा रही है। और साथ ही जानेंगे कि सैंधो मोहरों में जो वर्गाकार मोहरें हैं ये ज़्यादातर 2.8 सेंटीमीटर गुणे 2.8 सेंटीमीटर आकार की हैं। तो मोहरें सबसे अधिक सलखड़ी की हैं, दूसरे नंबर पर मिट्टी की हैं, लोथल देसलपुर से तांबे की मोहरें मिली हैं, सबसे अधिक मोहरें वर्गाकार फिर आयताकार अर्थात चौकोर हैं। मिट्टी की बेलनाकार मोहरें सुमेरियन सभ्यता से आयातित हैं। गोल मोहरें जो सैंधो सभ्यता में मिली हैं वो फारस की खाड़ी से आयातित हैं। इन मोहरों पे उच्च कला के दर्शन होते हैं, उच्च कला के दर्शन होते हैं। और सैंधो मोहरों पे सबसे अधिक और सबसे सुंदर अंकन पशुओं का हुआ है। सर्वाधिक और सबसे सुंदर, सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? पशुओं का। सबसे सुंदर अंकन किसका हुआ है? पशुओं का। तो सर्वाधिक अंकन पशुओं का है और पशुओं में सबसे अधिक अंकन जो है वो एक श्रृंगी पशु का है, एक श्रृंगी पशु का है जो शायद वृषभ अर्थात बैल है। तो मूर्ख सबसे अधिक अंकन किसका है? पशुओं का। मूर्ख सबसे अधिक अंकन किस पशु का हुआ है? एक श्रृंगी पशु का। और संजोग से एक श्रृंगी पशु ना हो तो आप कह देंगे वृषभ, माना जा रहा शायद वो बैल ही है, लेकिन मुहर पे छपने के क्रम में एक ही सींग दिखाई दे रही है। सबसे सुंदर अंकन किसका हुआ है? पशुओं का। और पशुओं में सबसे सुंदर अंकन ककुद मान वृषभ। ककुद मान वृषभ मतलब कुबड़ वाले बैल का हुआ है, कुबड़ वाले बैल का हुआ है। और इस सभ्यता में बहुत सी कलात्मक मोहरें मिली हैं, लेकिन संपूर्ण सैंधो सभ्यता में प्राप्त सबसे कलात्मक मोहर है मोहन जोदड़ो से प्राप्त पाशुपत शिव की मुहर। पाशुपत शिव की मुहर। और हम आपको बता चुके हैं पाशुपत शिव की मुहर वही मुहर है, पाशुपत शिव की मुहर वही मुहर है जिस पर एक श्रृंग युक्त त्रिमुखी आकृति को बैठे दिखाया गया है। एक श्रृंग युक्त त्रिमुखी आकृति पद्मासन मुद्रा में बैठी है। उसके दाहिनी तरफ व्याघ्र और हाथी, बाईं तरफ गैंडा और भैंसा, और जिस चौकी पर बैठा है उसके नीचे 2 हिरण दिखाए गए हैं। हिरणों में एक सुरक्षित, एक टूटी फूटी अवस्था में है। और सैंधो मोहरों के बारे में इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे मूर्त निर्माण कला, मूर्ति निर्माण कला। लेकिन इसके पहले हम लोग देख लेते हैं मोहरों से संबंधित कौन से प्रश्न
आपसे पूछे जा सकते हैं। मुहरों से संबंधित कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे एक प्रश्न आपका यही बनेगा, सैंधो मुहरे, सैंधो मुहरे सर्वाधिक किस माध्यम में बनाई गई हैं? सर्वाधिक किस माध्यम में बनाई गई हैं, या सबसे अधिक किसकी बनी है? तो बनी है, और इसके विकल्प हम बना देते हैं, मिट्टी, मिट्टी, सेलखड़ी, नंबर एक मिट्टी क्या बल्कि टेराकोटा लिखिए, टेराकोटा मतलब मिट्टी। नंबर एक टेराकोटा। नंबर दो सेलखड़ी, सेलखड़ी मीन्स स्टे टाइट। नंबर तीन धातु। नंबर चार लकड़ी। तो सबसे अधिक सेलखड़ी पत्थर की मतलब स्टेटाइट की बनी पाई गई है। तो किस माध्यम में बनी है या किसकी बनी है? तो सबसे अधिक सेलखड़ी की मतलब स्टेटाइट की है। दूसरा प्रश्न आपका बना देंगे, सेम यही प्रश्न, सैंधो मुहरे सर्वाधिक किसकी पाई गई हैं? विकल्प नंबर एक टेराकोटा, टेराकोटा। नंबर दो सेलखड़ी। नंबर तीन धातु। नंबर चार, सुधार करिए, नंबर एक टेराकोटा, नंबर दो कर दीजिए पीतल, नंबर तीन धातु, नंबर चार लकड़ी। तो इसमें वरीयता देंगे टेराकोटा अर्थात मिट्टी को, क्योंकि सेलखड़ी अर्थात स्टेटाइट के बाद दूसरे नंबर पे सबसे अधिक टेराकोटा मोहरे ही पाई गई हैं। अगला प्रश्न आपका बन जाएगा, और अगला प्रश्न आपका रहेगा, धातु की मुहरें किस सैंधो
स्थल पर पाई गई हैं। धात की मोहरें सर्वाधिक किस सैंधो स्थल पर पाई, धात की मोहरें किस सैंधो स्थल पर पाई गई है। सर्वाधिक शब्द नहीं है। नंबर 1 लोथल, नंबर 2 देसलपुर, नंबर 3 1 2 दोनों, नंबर 4 कोई नहीं, कोई नहीं। तो सही 1 2 दोनों मतलब लोथल से और देसलपुर से। अगला प्रश्न बना देंगे, अगला प्रश्न बना देंगे कि सैंधो मोहरें जो है अगला प्रश्न बना देंगे आपका सैंधो मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार था। नंबर 1 गोल, नंबर 2 आयताकार, नंबर 3 वर्गाकार, नंबर 4 बेलनाकार। तो सबसे अधिक सैंधो मोहरें वर्गाकार फिर आयताकार मिली है, तो सही विकल्प हो जाएगा वर्गाकार। अगला प्रश्न आपका यहीं पे बना देंगे सैंधो मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार था। विकल्प गोल, आयताकार, वर्गाकार, चौकोर। तो यहां तो हमने वर्गाकार सही किया था, लेकिन यहां पे सही करेंगे चौकोर। कारण चौकोर में आयताकार वर्गाकार दोनों ही आ जाती है। अगला प्रश्न आपका बन जाएगा सिलेंडर सील किस कला की विशेषता है। सिलेंडर सील किस कला की
विशेषता है। सैंधो सुमेरियन सैंधो सुमेरियन वैदिक मिस्र। तो सही है सुमेरियन। सिलेंडर सील मतलब बेलनाकार मोहरे। तो बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता की विशेषता मानी जाती है। और इसी तरह से गोल मुहर कहाँ की विशेषता है? फारस की काड़ी की। आगे बना देंगे क्वेश्चन, मुहरों पर सैंधो मुहरों पर सर्वाधिक सैंधो मुहरों पर सर्वाधिक अंकन, मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किस पशु का, सुधार करिए, सैंधो मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? नंबर 1 मानव, नंबर 2 पशु, नंबर 3 पक्षी, नंबर 4 जलचर। तो सबसे अधिक अंकन किसका हुआ है? पशुओं का। अगला प्रश्न बना देंगे, सैंधो मुहरों पर सैंधो मुहरों पर सर्वाधिक अंकन किस पशु का हुआ है? वृषभ, भेड़ा, एक श्रृंगी, और एक श्रृंगी को ही कहेंगे यूनिकॉर्न। वृषभ, भेड़ा, एक श्रृंगी। नंबर 4 पक्षी। सुधार करिए, प्रश्न है पशु में रिलेटेड। व्याघ्र। तो सही विकल्प है एक श्रृंगी पशु का, मतलब यूनिकॉर्न का। और हमने बताया यूनिकॉर्न जो शायद वृषभ है। संयोग से यूनिकॉर्न विकल्प में ना हो तो वृषभ को सही करेंगे। अगला प्रश्न, सैंधो मुहरों पर सैंधो
सैंधो मुहरों पर सबसे सुंदर अंकन किसका हुआ है? नंबर 1 मानव, नंबर 2 पशु, नंबर 3 पक्षी, नंबर 4 जलचर। तो सबसे सुंदर अंकन किसका हुआ है? पशुओं का। अगला प्रश्न फिर यहीं पर बना देंगे। सैंधो मुहरों पर सबसे सुंदर अंकन किस पशु का हुआ है? किस पशु का हुआ है? नंबर 1 भेड़ा, नंबर 2 भैंसा, नंबर 3 गैंडा, नंबर 4 ककुदमान वृषभ, कुबड़ वाला बैल। ककुदमान वृषभ अर्थात कुबड़ वाला बैल। तो किसका हुआ है? ककुदमान वृषभ का। अगला प्रश्न आपका बना देंगे प्रश्न संख्या 11। सैंधो सभ्यता में प्राप्त सबसे कलात्मक मुहर कौन है? सबसे कलात्मक मुहर कौन है? तो ये उत्तर बार बार आप देख चुके हैं। मोहन जोदड़ो से प्राप्त पाशुपति शिव की मुहर, या पूछ लेंगे पाशुपत शिव की मुहर किस सैंधो स्थल से प्राप्त हुई है? पाशुपति शिव की मुहर किस सैंधो स्थल से प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा मोहन जोदड़ो। और बस सैंधो मुहरों के बारे में इतना ही। और उम्मीद करते हैं कि मुहरों से संबंधित
इससे बाहर के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और अब हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग देख लिए मुहर निर्माण कला, मन का निर्माण कला, और अब देख लेते हैं मूर्त निर्माण कला, मूर्ति निर्माण कला। तो आइए देखते हैं मूर्त निर्माण कला। मूर्त निर्माण कला। एक मिनट में मूर्त निर्माण कला देखने हम लोग चल रहे हैं। और आप देखेंगे जो सैंधो सभ्यता है, सैंधो सभ्यता है, इस सभ्यता में, सैंधो सभ्यता जो है, इस सभ्यता में धातु, पाषाण, मिट्टी, धातु, पाषाण, मिट्टी सभी की मूर्तियां पाई गई हैं। और साक्ष्यों से पता चलता है कि सभ्यता में मूर्त निर्माण कला का विकास ऊर्ध्वरेखीय ढंग से हुआ, ऊर्ध्वरेखीय ढंग से हुआ। कारण कलात्मक मूर्तियां ऊपरी सतहों पर ही पाई गई है। वास्तव में इस सभ्यता में कई स्तरों का, मोहनजोदड़ो वगैरह में 7 स्तरों की खुदाई हो चुकी है। नीचे के स्तर पे जो है कलात्मक मूर्तियां नहीं मिलती, लेकिन ऊपर के स्तर पर एकाएक कलात्मक मूर्तियां मिलने लगती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मूर्त निर्माण कला का विकास ऊर्ध्वरेखीय ढंग से हुआ। मूर्तियां धातु, पाषाण मतलब पत्थर, मिट्टी सभी की पाई गई हैं। इसमें से सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं धातु मूर्तियां। धातु मूर्तियां धातु मूर्तियां, सैंधो धातु मूर्तियां जो हैं वो तांबे व कांसे की पाई गई है। तांबे व कांसे की बात पाई गई है। और इन्हें बंद सांचा विधि, बंद सांचा विधि से बनाया गया है।
और आप इसे बंद सांचा विध या दरबी मोम विधि या भ्रष्ट मोम विधि या लुप्त मोम विधि या ढोकरा पद्धति नाम दे सकते हैं। तो धातु मूर्तियां जो बंद सांचा विध या दरबी मोम विध या भ्रष्ट मोम विध या लुप्त मोम विध या कह सकते हैं मधु चिष्ट विधि या ढोकरा पद्धति से सांचे में ढालकर एक ही बार में बनाई गई है और सांचे में ढालकर एक ही बार में बनाई गई है। और चूंकि सांचे में ढालकर एक ही बार में बनाई गई है, इसलिए इन मूर्तियों में धातु मूर्तियों में सहजता, इन मूर्तियों में सहजता, स्वाभाविकता, गतिशीलता आदि गुण खुद ही आ गए हैं, आदि गुण खुद ही आ गए हैं। और देखेंगे इस सभ्यता में पाई गई, इस सभ्यता में हम पहले विध समझा देते हैं कि ये विध थोड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी। तो बंद सांचा विध या दरबी मोम विध से बनाई गई है और इसी को आप भ्रष्ट मोम विध, लुप्त मोम विध, मधुचिष्ट विध, ढोकरा पद्धति आदि कह सकते हैं। ये कैसे बनाई गई हैं? वास्तव में सैंधोवासी धातु का जो भी आकार बनाना होता था, पहले उसे मोम का बना लेते थे। जैसे मान लीजिए हमें धातु का गोला बनाना है, धातु का गोला बनाना है, तो अब धातु का गोला बनाना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन मोम का गोला हम आसानी से बना सकते हैं। तो इतना मोम का गोला बना लिया, मैंने सांचा बना लिया। इस मोम के इस गोले को, मोम के इस गोले को जो है हल्की बारीक, बल्कि कि हल्की नमी लिए बारीक रवेदार मिट्टी में दाब देते हैं, रवेदार मिट्टी में दाब देते हैं। और देखेंगे ऊपर की तरफ कीप लगा देते हैं, नीचे की तरफ दूर तक जाती हुई निकास नाली बना देते हैं। पिघली हुई धातु को जब हम कीप से डालेंगे तो धातु की गर्मी से मोम का जो आकार हमने बनाया है वो पिघलकर निकास नली से बाहर होता जाएगा। आप कह सकते हैं कि जब मोम निकल गई तो धातु को भी निकल जाना चाहिए। ऐसा होगा नहीं, कारण धातु, पिघली धातु
जब बारीक नमी लिए रवेदार मिट्टी के संपर्क में आएगी तो अब वो शुद्ध लिक्विड फॉर्म द्रव अवस्था में न रहकर मैग्मा में माने गाढ़े लेप में बदल जाएगी, लेकिन तब भी वो इतना गर्म रहेगी कि आसानी से बची खुची मोम को पिघला के बाहर कर देगी। और संभव है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो, धातु का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो थोड़ी बहुत वो निकास नली में भी आ जाए, तो इससे भी कोई फर्क नहीं है। एक अंतराल के बाद जब ये धातु का आकार ठंडा हो जाएगा इसे मिट्टी से निकाल कर लेंगे, और अगर थोड़ा बहुत बढ़ गया तो उसे मांज कर घिस कर साफ कर दिया जाएगा। अब देखेंगे इस विधि में जो हमारा सांचा मोम का गोला था वो मिट्टी में दबा था, बंद था, इसलिए इसे नाम दिया गया बंद सांचा विधि। दूसरे, इस विधि में हमने जो मोम का आकार बनाया था वो द्रवित हो गया, पिघल गया, इसलिए इसी को कहेंगे दरबी मोम विधि। तीसरे, इसमें जो हमने मोम का आकार बनाया था वो नष्ट भ्रष्ट हो गया, मतलब लुप्त हो गया या मधुचिष्ट हो गया, तो इसलिए इसे भ्रष्ट मोम विधि या लुप्त मोम विधि या मधुचिष्ट विधि कहेंगे। इंग्लिश होती है इन तीनों के लिए लास्ट वाक्स। भ्रष्ट मोम विधि, लुप्त मोम विधि, मधुचिष्ट विधि की इंग्लिश है लास्ट वाक्स, मतलब जिसमें वाक्स अर्थात मोम का आकार नष्ट हो गया। और प्राचीन साहित्य में इसी को ढोकरा पद्धति भी कहा गया है। प्राचीन साहित्य में इसी को ढोकरा पद्धति भी कहा गया। और इस तरह इस विष से एक ही बार में सांचे में ढालकर मूर्तियां बनाई गई हैं, धातु मूर्तियां बनाई गई। इसलिए धातु मूर्तियों में सहजता, स्वाभाविकता, गतिशीलता आदि गुण खुद ही आ गए हैं। आदि गुण जो हैं इनमें खुद ही आ गए हैं। और देखेंगे मानव द्वारा निर्मित प्रथम धातु मूर्ति, मानव द्वारा निर्मित प्रथम धातु मूर्ति कांसे की नर्तकी या नृत्यांगना की मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से आपको एक 11.5 सेंटीमीटर ऊंची कांसे की बनी नर्तकी या नृत्यांगना की मूर्ति मिली है जो मानव निर्मित प्रथम धातु मूर्ति है। और साथ ही समस्त सैंधो धातु मूर्तियों में ये सर्वाधिक कलात्मक भी है। एक विद्वान है कार्लटन, और कार्लटन महोदय ने इस मूर्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की है। भूरी भूरी प्रशंसा की है, मतलब खूब प्रशंसा की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कांस नर्तकी या नृत्यांगना की मूर्ति किस सैंधो स्थल से मिली? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति किसकी बनी है? कांसे की बनी है। सैंधो सभ्यता में सबसे कलात्मक धातु मूर्ति कौन है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति। मानव निर्मित पहली धातु मूर्ति कौन है? प्रथम धातु मूर्ति कौन है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी या नृत्यांगना की मूर्ति है। और इसके अलावा इस सभ्यता में धातु की और बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। स्थल परिचय में हम बता चुके हैं कहाँ से कौन कौन सी मूर्ति मिली है। और अब हम लोग देख लेंगे धातु मूर्तियों से संबंधित कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप देखेंगे
एक देखेंगे कि एक क्वेश्चन आपका यही बना देंगे, सैंधो धातु मूर्तियां बनी हैं। नंबर 1 लोहे की, नंबर 2 सोने की, नंबर 3 जस्ते की, नंबर 4 तांबे व कांसे की। तो सही विकल्प है तांबे व कांसे की। अगला प्रश्न बना देंगे कि सैंधो सभ्यता में मूर्त निर्माण कला का विकास, सैंधो सभ्यता में मूर्ति निर्माण कला का विकास हुआ। नंबर 1 क्षैतिज, नंबर 2 ऊर्ध्व रेखीय, नंबर 3 केवल एक सत्य है, नंबर 4 केवल 2 सत्य है। तो सही विकल्प केवल 2 सत्य है। होने को तो ऊर्ध्वरेखी भी सही है, लेकिन ध्यान रहे जब भी इस तरह का प्रश्न हल किया जाता है तो पहले का विकल्प भले सही हो, लेकिन जो लास्ट में विकल्प सही होता है उसी को सही माना जाता है। तो केवल 2 सत्य मतलब 2 वाला है, लेकिन सही विकल्प माना जाएगा विकल्प संख्या 4। आगे बता देंगे सैंधो धातु मूर्तियां, सैंधो धातु मूर्तियां किस विधि से बनाई गई हैं। सैंधो धातु मूर्तियां किस विधि से बनाई गई हैं। तो इसमें विकल्प नहीं बना रहे हैं, केवल आप जान लीजिए बंद सांचा विधि। बंद सांचा विधि या दरबी मोम विधि या कोई विधि नाम दे, वैसे जनरली बंद सांचा विधि या दरबी मोम विधि देंगे। एक और बना देंगे धातु मूर्तियों को बनाने की प्राचीनतम विधि का उल्लेख
प्राचीनतम विध का उल्लेख साहित्य में किस नाम से हुआ है? साहित्य में किस नाम से हुआ है? आंसर होगा ढोकरा। ढोकरा पद्धत। अगला प्रश्न आपका बना दिया जाएगा ढोकरा पद्धत, और आगे आप देखेंगे अगला प्रश्न आपका रहेगा कांच से निर्मित नृत्यांगना की मूर्ति किस कांच निर्मित नृत्यांगना की मूर्ति किस सभ्यता में पाई गई है? आंसर है सैंधो सभ्यता। अगला प्रश्न किस सैंधो स्थल से कांच से नर्तकी की मूर्ति मिली है? आंसर होगा मोहन जोदड़ो। अगला मोहन जोदड़ो से प्राप्त नर्तकी या नृत्यांगना की मूर्ति किसकी बनी है? आंसर कांसा। आंसर हो जाएगा कांसा। अगला प्रश्न मानव निर्मित हो गया है क्या? एक मिनट। अगला प्रश्न आ जाएगा मानव निर्मित प्रथम धातु मूर्ति किसकी है? आंसर हो जाएगा नृत्यांगना। नृत्यांगना। अगला प्रश्न रहेगा
किस विद्वान ने मोहनजोदड़ो के कांस्य नर्तकी की भूरी 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 प्रशंसा की है। आंसर होगा कार्ल टन। और इसी तरह से बहुत से क्वेश्चन बने, लेकिन इतने क्वेश्चन अगर याद हैं तो बस नर्तकी कहाँ से मिली, किसकी बनी, मानव निर्मित पहली धातु मूर्ति किसकी है, किसने इसकी खूब प्रशंसा की है। और एक बहुत आसान सा प्रश्न, सैंधो सभ्यता में प्राप्त सर्वाधिक कलात्मक धातु मूर्ति किसकी बनी है। आंसर कांसे की। और बस आगे हम लोग देखेंगे, मूर्ति निर्माण कला देख रहे थे, धातु मूर्तियां हम लोग देख चुके, अब देखेंगे पाषाण मूर्तियां। पाषाण मूर्तियां। और बस पाषाण मूर्तियों के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।